Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, I will be telling you the accounting treatment of associates जो हम F3 या F7 में करते हैं. तो mostly this relates to F3 क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल नहीं है, but just to give you a idea कि associates का हम consolidation के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट पेरेंट्स की बुक में करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसोसिएट्स होते क्या हैं. सो लेट्स से दिस इज़ अ कंपनी ABC, ठीक है, ABC कंपनी है और एक है XYZ कंपनी. सो अगर ABC कंपनी ने XYZ कंपनी के 20 to 50% शेयर्स, मतलब नॉट मोर देन 50% एंड नॉट लेस देन 20%, अगर ABC लिमिटेड ने PXYZ लिमिटेड के 20 to 50% शेयर्स के बीच में एक्वायर किए हैं इसकी, तो जैसे इसके लेट से नंबर ऑफ शेयर्स इसके थे 1 लाख, एग्जाम्पल 1 लाख इसके शेयर्स थे. ABC लिमिटेड ने इसके यू से 30,000 शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, मतलब ABC ने इसमें इन्वेस्ट करके 30,000 शेयर्स इसके परचेज कर लिए. सो इन दैट केस ABC नाउ ओन्स 30% ऑफ दिस कंपनी XYZ. सो जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है एंड द होल्डिंग इज इन बिटवीन 20 to 50%, देन इट इज कॉल्ड एज एसोसिएट. सो ABC के लिए XYZ विल बी अ एसोसिएट, ठीक है. सो एसोसिएट में और सब्सिडरी में क्या डिफरेंस होता है? तो सब्सिडरी इज अ कंपनी जो पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज एसोसिएट. तो सब्सिडरी के केस में क्या होता है? सब्सिडरी इज अ कंपनी जिसके मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर्स पेरेंट ने एक्वायर किए होते हैं. सो अल्टीमेटली ये कंपनी इसकी ओनर बन जाती है, इनडायरेक्ट ओनर, क्योंकि अगर लेट से मैं सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर्स होल्ड करता हूँ, वॉट डज दैट मीन कि सब्सिडरी का सारा काम मैं देखूंगा, सब्सिडरी की सारी वर्किंग, मतलब काम मैं नहीं देखूंगा लेकिन मेरे पास इतनी पावर है कि मैं काम में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, मैं इसके डायरेक्टर्स को निकाल सकता हूँ, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता हूँ. अगर सब्सिडरी में कोई भी डिसीजन लिया गया है, आई कैन चेंज दैट डिसीजन, आई कैन चेंज द एक्टिविटीज़ बिकॉज आई हैव मोर देन 50% शेयर ऑफ दैट कंपनी. सो काइंड ऑफ पेरेंट जो है वो सब्सिडरी की ओनर बन जाती है. तो उस केस में जब हम पेरेंट की बुक्स बनाते हैं, तो पेरेंट की 2 टाइप की बुक्स बनती हैं. एक तो बनती है हिज ओन बुक्स जो हमें एग्जाम में गिवन होती है, ये हमें बनानी नहीं होती. एक होती है कंसोलिडेटेड. सो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कि जब कोई सब्सिडरी और पेरेंट का रिलेशन बन जाता है कि ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है, तो इनकी हम कंसोलिडेटेड बुक्स बनाते हैं. बट एसोसिएट के केस में क्या होगा कि अगर 20 to 50% मैं होल्ड करता हूं किसी कंपनी का, सो दैट विल नॉट बी अ सब्सिडरी, ठीक है. तो उस केस में ABC अपनी 2 टाइप की बुक्स बनाएगी. एक तो ओन बुक्स, वो तो बनाएगी ओन बुक्स, और एसोसिएट के साथ वो कोई कंसोलिडेटेड बुक्स नहीं बनाएगी. कंसोलिडेटेड बुक्स तब बनती हैं जब हमारा पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशन बनता है, बट यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी नहीं है, दिस इज जस्ट एन एसोसिएट. तो यहाँ पे हमारा चलता है EAM विच इज इक्विटी अकाउंटिंग मेथड. दिस इज इक्विटी अकाउंटिंग मेथड. बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है. इक्विटी अकाउंटिंग मेथड एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला हमें लिखना है और ये क्लोज. सो व्हाट इज इक्विटी अकाउंटिंग मेथड? देखो अब हम करते हैं. सो देखो, जब भी जो पेरेंट कंपनी है, जो मैंने बताया था लेट से ABC है, ABC ने XYZ के 30% शेयर्स एक्वायर किए हैं. तो उस केस में ABC लिमिटेड में क्या होगा? तो एक तो हमारी ABC की अपनी बुक्स बनेंगी. तो पहला सेट क्या होगा? ABC ओन बुक्स, उसकी अपनी बुक्स बनेंगी, ठीक है. उस बुक्स में वो क्या शो करेंगे? ये जो 30% उन्होंने XYZ से अमाउंट लिया हुआ है, ये नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. तो ABC ने जो XYZ से 30% लिया हुआ है उसके शेयर्स, सो वो हम शो करेंगे अपने नॉन करंट एसेट में एज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट. कि XYZ ABC ने
जितने पैसे XYZ को दिए थे उसके 30% शेयर्स एक्वायर करने के लिए, वो हम अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। ये तो हमारा अपनी बुक्स में चलेगा और ये चीज़ नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, अब हमारा इक्विटी अकाउंटिंग मेथड कि हम शो या एडजस्ट, इसको मैं बोलता हूं लेट्स से एडजस्ट, अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा उसको अपनी बुक्स में। तो देखो एडजस्टमेंट मुझे क्या करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो मेरी दो एडजस्टमेंट होंगी। सो पहले मुझे वी विल हैव टू कैलकुलेट अ फिगर, हमें एक फिगर कैलकुलेट करनी है। पहले वो फिगर कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं बताता हूं उस फिगर की एडजस्टमेंट्स क्या होगी। तो एडजस्ट हम करेंगे एक फिगर को, वो फिगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो फिगर क्या होगी, ध्यान से देखना। फिगर विल बी पोस्ट एक्विजिशन, या इसको मैं बोल देता हूं शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट, कि जो एसोसिएट है उसको एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं, ध्यान से सुनना, एसोसिएट को एक्वायर करने के बाद, कि जब मैंने उसके 30% शेयर्स एक्वायर किए हैं, उसको एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसका 30% शेयर तो एबीसी यानी मेरी कंपनी को मिलेगा। अगर मैंने किसी कंपनी का 30% लिया है और इस कंपनी ने अगले साल में 1 लाख रुपीज़ अर्न किए हैं, तो उस 1 लाख रुपीज़ का या $1 लाख जो उसने अर्न किए हैं उसका 30% तो मुझे मिलना चाहिए, वो तो मेरा हिस्सा है 30,000। क्यों? क्योंकि मैंने 30% एक्वायर किया हुआ है। तो जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, वो तो मुझे मिलने चाहिए। तो ये 30,000 मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग आर ई मीन्स रिटेन्ड अर्निंग, या क्लोजिंग नहीं, चलो दैट इज करंट रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो भी, जिस भी डेट की हम बुक्स बना रहे हैं, जिस भी डेट को हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उस डेट की हमारी रिटेन्ड अर्निंग क्या है, माइनस रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, कि रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो दो रिटेन्ड अर्निंग होती है, मतलब जिस डेट को हम बुक्स बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस डेट को मैंने 1 जनवरी 2011 को मैंने एक्वायर की थी एक कंपनी, 1 या 31 दिसंबर 2014 की बुक्स बना रहे हैं। तो जिस डेट की हम बुक्स बना रहे हैं उस डेट को जो रिटेन्ड अर्निंग है किसकी, सब्सिडरी, ओ सॉरी एसोसिएट की, किसकी, एसोसिएट की। वी आर टॉकिंग अबाउट एसोसिएट्स। हमें यही देखना है ना कि एसोसिएट की कौन सा प्रॉफिट है जिसमें हमारा कितना शेयर है। तो इस डेट को जब हम बुक्स बना रहे हैं, उस डेट को एसोसिएट की कितनी रिटेन्ड अर्निंग है, दैट इज करंट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एसोसिएट। और जिस डेट को हमने उसको एक्वायर किया था एसोसिएट को 30% 40% जो भी देके, उस डेट को उसकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी। तो रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक्वायर करने के बाद, जिस दिन हमने उसका 30% एक्वायर किया, उसके बाद उसने आज तक कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, यही होगा ना। उस डेट को रिटेन्ड अर्निंग इतनी थी, आज इतनी है। सो दैट मीन्स इस दौरान, इन बिटवीन कितने इसने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। सो दैट इज प्रॉफिट जो उसने अर्न किया एसोसिएट ने, इनटू आवर शेयर, जो भी आएगा इनटू आर शेयर, जो यहां पे हमारा है
एग्जाम्पल 30%, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि 30% एक्वायर किए हैं, तो जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे उसके एक्विजिशन से लेके अब तक के, उसका 30% मैं निकाल दूंगा, वो आ जाएगा मेरा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पहला मुझे निकालना है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें से मैं करूंगा लेस एनी इम्पेयरमेंट लॉस। ये नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं इस फिगर में से जो भी मेरी आएगी उससे माइनस कर दूंगा, ठीक है, उस फिगर से मैं ये फिगर माइनस कर दूंगा, और ये आ जाएगी मेरी नेट फिगर। सो दो चीजें, पहले मैं निकालूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। कैसे निकलेगा ये? करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग जो भी है एसोसिएट की, माइनस में कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। जो भी फिगर आएगी वो है प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट एसोसिएट के जिस दिन हमने उसको एक्वायर किया था उससे लेके आज तक के हमें निकालना है। इसमें हमारा शेयर कितना होगा, तो सिंपल इनटू आर शेयर, वो हमारा आ जाएगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। और इसमें मैं माइनस कर दूंगा कोई भी, अगर मेरा क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कोई भी इम्पेयरमेंट मेरा लॉस है वो मैं कर दूंगा यहां से माइनस, ठीक है। ये जो मेरी नेट फिगर आएगी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब देखना ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। पहला, इट विल बी एडेड इन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी। सो पेरेंट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो मैंने बताया था ना कि जो पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाता है, कि अपनी बुक्स में वो क्या दिखाएगा कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं एज इन्वेस्टमेंट। सो पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट दिखाता है कॉस्ट पे। इस इन्वेस्टमेंट में मैं ये वाली फिगर ऐड कर दूंगा जो भी मेरी नेट फिगर आई है। सो इट विल बी एडेड इन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा, it will also be added in retained earnings of parent। एक तो मैं इन्वेस्टमेंट में फिगर ऐड कर दूंगा, और रिटेन्ड अर्निंग जो पेरेंट की है उसमें भी मैं ये सेम फिगर ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्या मैं इन्वेस्टमेंट में भी सेम फिगर ऐड कर दूंगा, और रिटेन्ड अर्निंग में भी मैं ये सेम फिगर ऐड कर दूंगा, और मैं बुक्स बना दूंगा। तो यहां पे एक मेजर बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वी विल नॉट कंबाइन एनी अदर एसेट और लायबिलिटी ऑफ बोथ कंपनी। सो जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेशन अगर तुमने पढ़ लिया है, आई वुड सजेस्ट कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ने के बाद ही करना, वरना तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। जब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, उसके बाद ही करना, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। सो जब तुम वो पढ़ लोगे तुम्हें समझ आएगा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम कंसोलिडेट करते हैं, सारे जो एसेट्स होते हैं हमारे अदर एसेट्स और सारी जो अदर लायबिलिटीज होती हैं उनको हम क्लब कर देते हैं इन कंसोलिडेटेड बुक्स। लेकिन जब हम एसोसिएट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इक्विटी अकाउंटिंग, यहाँ पे कुछ भी कंसोलिडेट नहीं होगा। हम सिंपल क्या करेंगे, जब वो अपनी बुक्स बनाएगी पेरेंट कंपनी, वो नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट दिखा देगी, कितने पैसे इन्वेस्ट करे हुए, और जब हमें एडजस्ट करना होगा एसोसिएट का हिस्सा, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट अ फिगर। कैसे निकालेंगे, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, ये फॉर्मूला यूज करके लेस कर देंगे अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये जो फिगर आएगी, इस फिगर को हम पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में ऐड कर देंगे, और सेम फिगर को हम पेरेंट कंपनी के ही रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड पेरेंट कंपनी की पूरी बुक्स बना देंगे। तो एसेट साइड में भी ये फिगर ऐड होगी, सेम फिगर, लायबिलिटी साइड में भी सेम फिगर ऐड होगी, और कुछ भी नहीं करना। बाकी जब इनकी बुक्स बनेगी सब कुछ हमारा पेरेंट का एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा।
अदर एसेट्स, अदर लायबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों में चेंज आएगा वाइल एडजस्टिंग एसोसिएट बुक्स इन दी पेरेंट बुक। ठीक है, यही होता है हमारा एसोसिएट्स का ट्रीटमेंट। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन में इसका तुम्हें कराता हूं जिससे तुम्हारे को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? P owns several subsidiaries. On 1st January 2015, P purchased 30% of ordinary shares of A for $1 lakh। $1 lakh के P ने A से शेयर्स परचेज किए $1 lakh देके। At that time, A's retained earning were 40,000. That means retained earning on एक्विजिशन के एक्विजिशन के टाइम पे रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? किसकी? एसोसिएट की। 30% है तो ये एसोसिएट बन गया। एज एट 31 दिसंबर 2017, देखो एक्वायर किया था 1 जनवरी 2015 को। सो एज एट 31 दिसंबर 2017 एज रिटेन्ड अर्निंग हैज राइजन टू 90,000, कि जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस दिन रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, और रिटेन्ड अर्निंग ऑन करंट ईयर, आज की रिटेन्ड अर्निंग जो हम बना रहे हैं, that is 90,000. A's profit and other comprehensive income for the year was this. ठीक है, कोई बात नहीं। A has not paid any dividend, इसका हमें कुछ नहीं करना अभी के लिए। Up to 31st December 2016, there was no impairment of the investment of associate, but during the year ended 2017, an investment of associate suffered an impairment loss of 3,000। हमारा 3,000 का impairment loss हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना था? मैंने बताया था हमारी फिगर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? हमारी फिगर। तो फिगर मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट्स, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट। ये कैसे निकलते? इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? रिटेन्ड करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग विच इज 90,000 माइनस रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन विच इज 40,000। जो भी हमारा आंसर आएगा इनटू जितना हमारा शेयर है, दैट इज 30%। सो दिस इज 90,000 माइनस 40,000 इंटू 30%, दैट मीन्स 15,000 आ जाएगा हमारा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स पहला। लेस मैं कर दूंगा इसमें क्या? इम्पेयरमेंट लॉस, जो भी मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है वो मैंने देखा है मेरा 3,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो मेरी फिगर कितनी आ गई? फिगर आ गई मेरी 12,000। इसका मैंने अभी कुछ नहीं करना, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट होता है। अभी तो हम फाइनेंशियल पोजीशन में देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फिगर मेरी आ गई। इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी, गाइस इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी मेरी? इन्वेस्टमेंट्स पी कंपनी ने ए कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए थे 30%, 1 लाख दे के। तो इन्वेस्टमेंट मैं बना रहा हूँ पी की बुक्स, आई एम मेकिंग बुक्स ऑफ पी। तो पी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही होगी? 1 लाख। उसमें मैं ऐड कर दूंगा ये फिगर 12,000, तो 1,12,000 ये तो मेरी आ गई इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग में मुझे पीज रिटेन्ड अर्निंग, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो मैं क्रॉस लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि पी की अपनी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैंने बताया था कि ये सेम फिगर 12,000 मैं इसमें ऐड करूंगा और जो भी नेट फिगर आएगी वो मैं बुक्स में शो करूंगा। तो ये मेरी फिगर आ जाएगी नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट के अंडर, और ये जो फिगर आ जाएगी ये मेरी आ जाएगी शेयर होल्डर फंड में या शेयर कैपिटल में रिटेन्ड अर्निंग्स के अंडर। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें गाइस, बहुत ही सिंपल है और कुछ भी खास नहीं है, बस हो गया। दैट इज एसोसिएट, कोई और ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो रीज़न क्या है मेरे को इसको कराने का? क्योंकि F3 में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मेरे को काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर एसोसिएट के ना 1-2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं
और एसोसिएट हमारा F7 में भी है, जिसकी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी एंड दैट गॉट डिलीटेड। तो बच्चों को एसोसिएट पता ही नहीं क्या है। तो इस वीडियो से एटलीस्ट तुम्हारे को एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू ट्रीट एसोसिएट्स एंड एसोसिएट्स होता क्या है। तो F7 वाले जो बच्चे हैं वो एसोसिएट चैप्टर खुद पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एसोसिएट्स का क्लियर हो जाएगा, दैट विल हेल्प यू इन दैट चैप्टर। और जो F3 के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को देख लो, इसी क्वेश्चन को 1-2 बार कर लो, तुम्हारा एसोसिएट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए देन यू विल स्कोर 2 आउट ऑफ 2। अगर 2 मार्कर आया, बड़े में तो आने के चांसेस डेफिनेटली इसके नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें जो रह गया था वो ये था कि ये जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, इनका क्या करें। ये जो प्रॉफिट्स हैं कि एज प्रॉफिट जो एसोसिएट है उसके प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इतनी है 24,000 एंड 6,000। इसका क्या करें? कुछ नहीं करना। हम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक तो लिख देंगे शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट, कि एसोसिएट के प्रॉफिट में हमारा कितना शेयर होगा, कितना होगा। एसोसिएट ने 24,000 कमाया प्रॉफिट करंट ईयर में, हमने 30% एक्वायर किया हुआ है, तो 24,000 इंटू 30%। सो सिंपल 24,000 इंटू 30%, दैट मीन्स 7,200 प्रॉफिट हमारे होंगे, है ना। तो 7,200 प्रॉफिट हम लिख देंगे अपनी बुक्स में। बिल्कुल सिंपल सी बात है गाइस। एक सेकेंड, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी कॉम्प्रिहेंसिव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था वो लिख देंगे शेयर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ ए। तो एसोसिएट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देगा 6,000 इंटू 30%। तो 6,000 इंटू 30%, अरे यार, दैट इज 1,800 बस, दैट्स इट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी एसोसिएट का प्रॉफिट था उसमें हमारा कितना शेयर था वो ऐड हो जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। और रिटेन्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसोसिएट की थी उसमें हमारा कितना शेयर है वो आ जाएगा, दैट्स इट। और कोई ट्रीटमेंट नहीं है एसोसिएट का। सो ये एसोसिएट का पूरा ट्रीटमेंट है। जो भी डाउट हो तुम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा होता है एसोसिएट्स खत्म। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, share my channel, and please subscribe my channel if not, and guys please share my channel as much as you can। ठीक है, चलो बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।